दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे का एक ऑब्जर्वेशन ये है कि विश्व में अलग अलग जगह होने वाली फाइनेंशियल क्राइसिस, दिस क्राइसिस पीरियड्स आर गेटिंग शॉर्टर। पहले जो 10-10 साल में एक क्राइसिस होती है, आजकल हर 2-3 सालों में एक लफड़ा हो जाता है। सो इन दैट कंटेक्स्ट इंडिया नीड्स टू ब्रेस अप। हमने हमारी रेगुलेटरी रिजिम को और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो उस अनुसंधान में ये पीयर टू पीयर लैंडिंग, उसके लिए आरबीआई का क्या नया रिफॉर्म है, व्हाट इज बीइंग डन टू डीपन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया, उसके लिए सेबी और आरबीआई क्या कर रहे हैं। एंड लास्टली सेबी द्वारा ये पार्टिसिपेटरी नोट्स के ऊपर केवाईसी नॉर्म्स लाए गए, वो पूरा मसला क्या है एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि भारत का नसीब वो विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। आप फोकस करें ये ब्लू लाइन वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ रेट 2007-8 के बाद वो देखिए कैसे नीचे जा रही है, तो उसके साथ साथ भारत की रेड लाइन वो भी कैसे नीचे जा रही है, फिर वापस रिकवरी, तो यहाँ पर रिकवरी। सो अगर विश्व की इकोनॉमी का जीडीपी ऊपर जाएगा हम ऊपर जाएंगे, वो खड्डे में गया हम खड्डे में जाएंगे। ऐसा सर्वे ने ये पिछले 2-3 दशकों में जो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई हैं उसका एक क्रोनोलॉजिकली रिव्यू दिया है। सबसे पहले एक बड़ी क्राइसिस हमको देखने मिली इन द ईयर 1982 लेटिन अमेरिका के अंदर डेब्ट क्राइसिस। उसके बाद इन द ईयर 1997 ईस्ट एशियन क्राइसिस, फिर 2008 में ईस्ट यूरोपियन क्राइसिस। अब तक मतलब ये जो चला वो आप पाएंगे कि करीब 10-10 सालों के अंतराल में एक एक बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है। और उसके बेस के अंदर फंडा ये था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अचानक से बढ़ गया था और फिर अचानक से वो बंद हो गया, जिसके चलते इकोनॉमी बढ़ी थी और नीचे खड्डे में आ गई। आप देखेंगे कि यहाँ भारत की 91-92 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का जिक्र नहीं है, बिकॉज वो उतनी भी जोरदार नहीं थी कि पूरे विश्व में उसके वाइब्रेशन फील किए जाएँ। ठीक, तो मतलब सर्वे का ये ऑब्जर्वेशन कि हर 10-10 साल पे क्राइसिस का आना ये लाजमी है। लेकिन ये 2007-8 के बाद ऐसी पनौती आई है कि हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ होता है। सबसे पहले 2008 के अंदर अमेरिका में सबप्राइम क्राइसिस, उसके बाद 2008 से 13 तक टुकड़ों टुकड़ों में यूरोजोन क्राइसिस आप पाते हैं, ग्रीस का सॉवरिन डेब्ट क्राइसिस, और उसके बाद अगस्त 2015 में चीन के अंदर उनका स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो जाता है और उसके चलते एक बड़ी क्राइसिस। तो मतलब क्राइसिस पीरियड आर गेटिंग शॉर्टन, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा तीव्रता से जल्दी जल्दी ये हो रहे हैं। और इस अनुसंधान में भारत ने मजबूत होने की, मक्कम होने की ज़रूरत है। यही चीज़ एक टेबल के ज़रिए सर्वे ने समझाने की कोशिश की कि ये पिछली स्लाइड में हमने जो जो क्राइसिस देखी उसका कारण क्या था और उसके परिणाम क्या आए। सर्वे का आप लास्ट वाला ये मतलब सेल देखिए, नेक्स्ट क्राइसिस, उसका कारण होगा कॉरपोरेट बोरोइंग और उसके चलते कैसे पूरी इकोनॉमी में क्या क्या हो सकता है। सर्वे ने ये खुलासा नहीं किया कि ये नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस कहाँ आ सकती है, वो भारत में भी हो सकती, ब्राज़ील, कहीं पर भी, बट इन एनी केस इंडिया नीड्स टू ब्रेस अप। सो सबसे पहला क्या हो सकता है, एक कि कॉरपोरेट बोरोइंग बहुत बढ़ जाए, जिसके चलते एक एसेट बबल का निर्माण हो जाए और फिर वो कॉरपोरेट्स अपनी लोन चुका ना पाएँ और बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो जाए। ऐसा का कुछ हो तो पूरी इकोनॉमी में क्राइसिस आ सकती है, एक इस प्रकार का एरिया। तो उस अनुसंधान में इंडिया नीड्स टू ब्रेस अप, तो क्या किया है हमने और क्या कर रहे हैं रिफॉर्म्स। एक तो आरबीआई के सुपरविजन में सभी बैंकों की अपनी बैलेंस शीट क्लीन अप एक्सरसाइज चल रही है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके हमारे राज्यसभा तक पास करा दिया है। ये सरकारी बैंकों के अंदर उनके एमडी, चेयरमैन वगैरह की नियुक्ति के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो लेके आए। फिर सरकारी बैंकों के अंदर थोड़ा कंसोलिडेशन करने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स नंबर 1, 2, 3 वो हो चुके हैं। उसमें कुछ नए अपडेट्स हैं, आगे स्लाइड में हम देखेंगे। और नई और क्या बात चल रही है, पीयर टू पीयर लैंडिंग, उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता, और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को और डीपन और मजबूत करने की आवश्यकता, ताकि कॉर्पोरेट्स वाले बैंकों में उधारी लेने के लिए ना आए, खुद से बॉन्ड इशू करके बाजार से वो कैपिटल जमा कर लें। ठीक है, ये नंबर 1, 2, 3 के अंदर जो नए अपडेट्स आए हैं वो देख लेते हैं। एज सच बैंकिंग सेक्टर एकदम शुरुआत में हमने जो लेक्चर्स देखे थे BES 161 सीरीज़ में, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसको बोलते हैं, फिर ये मॉनेटरी पॉलिसी का कंप्लीटली ट्रांसमिशन क्यों नहीं हो रहा है, एंड सो ऑन। तो ये जो भी हमने पढ़ा था उसके अंदर कुछ नए जो अपडेट्स आए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, तो वो देखने को मिलता है सरकारी बैंकों में एंड सम लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस। साल 2015 और उसका Q3 रिपोर्ट हमने पाया था बैंक ऑफ बड़ौदा को 3000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हुआ, और उस वक्त ये माना गया कि ये दिस इज़ द हाईएस्ट एंड बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट लॉस इन द इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री, और इससे ज़्यादा खड्डे में कोई जा नहीं सकता। तो पंजाब नेशनल बैंक ने बोला रुको, हम लोग अभी हैं। Q4 2015 रिपोर्ट्स हम पाते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक को 5300 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया। ऐसा क्यों?
उनके एमडी सीईओ है उषा अनंत सुब्रमण्यम, जो कि पहले भारतीय महिला बैंक के साथ जुड़े थे। उन्होंने कारण बताए। फर्स्ट कारण ये है कि बैड लोन्स अगर आपकी बैंक में हो तो उस हिसाब से आपने कुछ पैसे अलग से रख देने पड़ेंगे, प्रोविजनिंग फॉर द बैड लोन्स। पंजाब नेशनल बैंक के केस में बहुत सारा प्रोविजनिंग उनको बाजू में रखना पड़ा, क्योंकि माल्या को 800 करोड़ का लोन दिया था, स्टील इंडस्ट्री को 12,500 करोड़ का लोन दिया था, और एफसीआई मार्फत पंजाब सरकार को फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट के लिए पैसे दिए थे। तो ये सारे लोन दे टर्न इनटू बैड लोन, उस हिसाब से ज़्यादा प्रोविजनिंग रखना पड़ा, और जिसके चलते उनके मुनाफे में कमी आई और ये इतना 5,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस देखने को मिला। इस अनुसंधान में क्या सॉल्यूशन ये लोग परसू कर रहे हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक अपने जनरल मैनेजर के हेड में एक वॉर रूम बनाया है और जल्दी जल्दी वो सारे अकाउंट्स को फॉलो थ्रू कर रहे हैं। एंड सेकंडली दे आर थिंकिंग कि हम अपनी ये पंजाब नेशनल बैंक की हाउसिंग फाइनेंस, एनबीएफसी कंपनी और ऐसी नॉन कोर एसेट्स को बेच देंगे और अपने मेन बिजनेस पे फोकस करेंगे। तो ये एक बात हुई। नेक्स्ट हमने देखा था कि देयर इज़ वन सरफाइसी एक्ट, जिसके अंतर्गत ये बैंक्स और हाउसिंग लोन देने वाली एनबीएफसी कंपनी, अगर आप उनका लोन वापस नहीं करते तो दे कैन अटैच योर एसेट्स और उसका फिर नीलामी हो सकता है एंड सो ऑन, जिसकी अपील में आप डीआरटी, डीआरएटी वगैरह में जा सकते हैं। लेकिन द एंटायर प्रोसेस वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और पैसे का रिकवरी आ नहीं रहा था। तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड लेके आए, जिसके अंदर ये डीआरटी तक बात पहुंचे उससे पहले ये एक प्रोफेशनल एडजुडिकेटर हो जो कि बैंक और बोरोवर के बीच मानवाल कराने की कोशिश करे। ये चीज़ तब चल रही थी कि लोकसभा में पास कराना है। लेटेस्ट अपडेट अपना कि राज्यसभा तक ये पास हो चुका है, जिसमें हमको पता था कि भाई ये अगर आपने ये एडजुडिकेटर के आगे जाके अपील में जाना है तो इंडिविजुअल या पार्टनर होगा तो वो डीआरटी में जाएगा, कंपनी होगी तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर जाएगा। कुछ और सुधार भी किए गए इस बिल के अंदर। एक कि जब इस प्रकार से किसी कंपनी का लिक्विडेशन किया जाएगा तो वर्कर्स को 24 मंथ्स का जो भी पगार है वो दे देंगे ताकि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। एंड सेकंड, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, हो सकता है कोई ऐसी कंपनी हो जिसकी थोड़ी एसेट्स भारत में हो, थोड़ी बाहर हो, या वाइस वर्सा कोई फॉरेन कंपनी जिसकी वहाँ भी थोड़ी बैंकरप्सी और थोड़ी यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे केस में टेक्निकली ये प्रोफेशनल एडजुडिकेटर, डीआरटी, ये सब कैसे काम करेंगे उसके कुछ सुधार किए गए। अपने लिए काम का नहीं है, बस याद इतना रखना है कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए भी उसके अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं। व्हाट एल्स? हमने देखा था मॉनेटरी पॉलिसी को सही रूप से बनाने के लिए कमेटी का गठन होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि इन्फ्लेशन को 2 to 6% की रेंज में काबू में करने की कोशिश करेंगी। अब इस अनुसंधान में जेटली का ये स्टेटमेंट आया कि जब हमारा फाइनेंस बिल राज्यसभा में पास हो जाएगा उसके बाद तुरंत हम इस कमेटी का गठन कराएंगे, जिसमें आरबीआई की तरफ से 3 लोग होंगे, एक तो गवर्नर, फिर 4 में से एक डेप्यूटी गवर्नर और उनके एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके सामने सरकार की तरफ से 3 नुमाइंदे होंगे जो कि बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट होंगे। अब प्रश्न ये, गवर्नमेंट साइड से जो लोग हैं उनकी कौन पसंदगी करेगा? तो एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी अपने राजन भाई और सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब 2 आईएएस और एक आईबीआर का गवर्नर, ये 3 लोग मिलकर सर्च सिलेक्शन करके इन 3 लोगों को पसंद करेंगे। और क्या चल रहा है? हमने बातें करी थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, जिसमें पीजे नायक कमेटी, ज्ञान संगम 1 और 2, इंद्रधनुष, वो 7 अलग अलग प्लान करेंगे बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन एंड सो ऑन। वहाँ पर एक बड़ी बात थी कि सरकारी बैंकों का कंसोलिडेशन करने की ज़रूरत है, ये बहुत सारे उसमें से थोड़े कम किए जाएँ। उसमें क्या नया चल रहा है? एसबीआई और उसके एसोसिएटेड बैंक्स, कुल मिला के 5 एसोसिएटेड बैंक्स हैं, मैसूर, पटियाला, हैदराबाद, बीकानेर एंड जयपुर और त्रावणकोर। ये क्रोनोलॉजिकली हैं, इस प्रकार से आप देख लेना कैसे ओरिजिन हुआ। एमसीक्यू में एसबीआई की पीओ परीक्षा में पूछ सकते हैं। और ये जो ग्रीन कलर के टिक मार्क दिए हैं, ये 3 ऐसे एसोसिएट बैंक हैं जिनके शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है। एज सच ओनरशिप स्ट्रक्चर ऐसा है, ये कुल 5 एसोसिएटेड बैंक, हर एक की अपनी 100% शेयर होल्डिंग होगी, जिसके अंदर एसबीआई बड़ी वाली, वो मेन बैंक 75 to 100% ओनर है। तो ये अभी 5 एसोसिएटेड बैंक है। इसके अलावा सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र भी था और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर भी था, लेकिन इनको मेन आरबीआई के साथ अनुक्रम 2008 और 10 के अंदर मर्ज कर दिया गया है। तो ओनरशिप स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से अपने को दिखेगा। सबसे नीचे है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर में गवर्नमेंट इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर, और ये सब लोग मालिक हैं एसबीआई मेन के। और एसबीआई के नीचे ये सभी हैदराबाद, बीकानेर, ये सारी एसोसिएटेड बैंक, उनकी खुद की जो शेयर होल्डिंग होगी उसमें एसबीआई मेन वो उनका मेजोरिटी शेयर होल्डर है। तो मतलब ये एसबीआई के चेयरमैन और नीचे एसबीआई जो मेन बैंक है उसके एमडी वीजी कानन, और बाकी हर एक एसोसिएटेड बैंक के अपने एमडी अलग अलग हैं। पिछले वर्ष में अरुंधति भट्टाचार्य ने ये कहा था कि हमारा अभी कंसोलिडेशन करने का कोई प्लान नहीं है, कि ये जो 5
एसोसिएटेड बैंक है उनको हम हमारे अंदर सम्मिलित कर दें, क्योंकि ऐसा करने पर हमारी बैलेंस शीट में कोई बहुत लाभ दिख नहीं रहा है। लेकिन अभी मई महीने 2016 में उनका नया स्टेटमेंट आया कि हम लोग ये 5 एसोसिएटेड बैंक प्लस भारतीय महिला बैंक, कुल मिला के ये 6 बैंकों को हमारे अंदर ले लेंगे, कंसोलिडेट कर लेंगे। प्रश्न क्या है, एसबीआई ऐसा कर सकता है? हाँ, कर सकता है। एसबीआई का गठन हुआ है, नेशनलाइजेशन हुआ है एसबीआई एक्ट के अंतर्गत, और वहाँ पर सेक्शन 35(1) के हिसाब से एसबीआई सरकार की अनुमति से इस प्रकार के मर्जर, एक्विजिशन, कंसोलिडेशन कर सकती है। अब ये एसबीआई का कानून और उसका कौन सा सेक्शन है यूपीएससी के लिए काम का नहीं, बट एसबीआई पीओ का आप तैयारी कर रहे हैं, देन यू हैव टू मेमोराइज। अब प्रश्न ये, एसबीआई का जो कंसोलिडेशन होगा उससे क्या फायदे नुकसान, फायदे देखते हैं। ऐसा सभी 5 एसोसिएटेड बैंक अभी लॉस मेकिंग में जा रहे हैं, तो उनका अगर इनके मेन के साथ वो मिल जाएं तो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा उनका अकाउंट्स एंड एचआर एंड एवरीथिंग, तो उनका घाटा कम होगा। सेकंड, क्योंकि बड़ी एक बैंक अस्तित्व में आ जाएगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसके चलते अगले एक ही वर्षों में इनके लोन प्रोडक्ट्स 1% सस्ते हो जाएंगे, ऐसा अरुंधति भट्टाचार्य ने बोला है। थर्ड, ये सरकारी बैंकों ने बासेल नॉर्म्स के अंतर्गत नया दे हैव टू रिकैपिटलाइज, तो करीब 1.8 लाख करोड़ रुपीज़ आर रिक्वायर्ड, जिसमें से 70,000 करोड़ गवर्नमेंट देगी इंद्रधनुष प्लान के अंतर्गत टुकड़ों टुकड़ों में। बाकी के 1.1 लाख करोड़ जो बैंकों ने खुद से जमा कराने हैं, अब आप समझिए एसबीआई खुद का, फिर बीकानेर, जयपुर, ये त्रावणकोर, हर एक अगर अपना शेयर मार्केट में कोई नया बॉन्ड इशू करेगा, मे बी उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, बट अगर ये सभी बैंक्स एक साथ मिल जाएं और फिर उनका एक ही बॉन्ड इशू हो तो उसको ज़्यादा मतलब कि रिस्पॉन्स मिलेगा मार्केट का, और आराम से उनका बासेल कैपिटल रिक्वायरमेंट वो भी फुलफिल हो जाएगा। और इस प्रकार से ये सभी बैंक, उनके छोटे छोटे स्मॉल सेविंग अकाउंट वो सारे जमा हो गए, एक ही बड़ी बैंक है तो उसके पास ढेर सारा कस्टमर की डिपॉजिट का पैसा होगा, जिसकी मदद से वो बड़े कॉरपोरेट्स को भी, से अदानी को ऑस्ट्रेलिया में माइन खरीदना हो, टाटा को यूके में बिजनेस एक्सपांड करना हो, तो ऐसे बड़े कामों के लिए भी ये लोग फिर इन्वेस्टमेंट दे पाएंगे। तो फ़ायदे में ये सारे फ़ायदे। अभी एंटी आर्ग्यूमेंट्स की, एसोसिएटेड बैंक्स की खुद की बैलेंस शीट एकदम स्ट्रेन हो गई है, उनको मेन बैंक के साथ आप मर्ज करोगे तो मेन बैंक भी खड्डे में चला जाएगा। सेकंड, ये बात बराबर कि कस्टमर अकाउंट, नेट बैंकिंग, ये सब स्ट्रीमलाइन होने पर सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन ये करने में ही पूरा 1 साल निकल जाएगा। एंड थर्ड, बैंक एम्प्लॉय यूनियन दे आर अपोज टू दिस प्लान, क्योंकि ये 5 एसोसिएटेड बैंक वाले जो भी उनके ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये लगता है कि अगर मर्ज हो गई बैंक तो हमारे ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन के जो भी हित हैं उनका यहाँ पर वो पालन नहीं होगा। आगे हमने पढ़ा था डिफरेंशियल बैंक्स। डिफरेंशियल बैंक के अंदर स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक और उसके लाइसेंस इशू हो चुके थे। उसमें नया अपडेट ये है, कुल मिला के 11 बिजनेस एंटिटी को पेमेंट बैंक के लाइसेंस इशू किए गए थे, जिसके अंदर 3 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। एक सन फार्मा, उसका मालिक दिलीप संघवी, जो कि टेलीनॉर मोबाइल और आईडीएफसी बैंक इनके साथ मिलके अपना पेमेंट बैंक शुरू करने वाला है, उसने अपना अर्जी वापस ले लिया कि हमको नहीं खोलना है। देन ये मुरुगप्पा ग्रुप ऑफ बिजनेस, उसका ये चोलामंडलम सर्विसेज, उन्होंने भी नाम वापस ले लिया। एंड लास्टली टेक महिंद्रा। तो जो अरुंधति भट्टाचार्य ने बोला था कि ये पेमेंट बैंक्स डोंट हैव अ वायबल बिजनेस मॉडल येट, तो ये कुछ ऐसा ही हमको अभी चित्र देखने को मिल रहा है। ये 3 लोगों ने अपने नाम दे हैव विथड्रॉन। अभी उसमें से ये पहले नंबर 1 और नंबर 2 ये लोग नहीं बोल रहे कि हमने वापस क्यों नाम ले लिया, कि पॉलिटी की तैयारी नहीं हुई, कि आर्ट एंड कल्चर रटना बाकी है, क्यों आपने अटेम्प्ट नहीं देना है, ये लोग नहीं बोल रहे हैं। बट टेक महिंद्रा ने खुलासा कर दिया कि वी आर विड्रॉइंग बिकॉज टू मैनी प्लेयर्स इन दिस गेम, जिसके चलते ये 11 लोगों की 11 पेमेंट बैंक्स बनेगी, हर एक अपने को नया कस्टमर लाने की कोशिश करेगा, ज़्यादा डीप डिस्काउंट देंगे, मार्केटिंग में पैसा जाएगा, तो देयर विल बी अ रेजर थिन प्रॉफिट मार्जिन, जिसमें हमको कुछ बहुत लाभ नहीं दिख रहा। तो अभी के लिए हमने इस गेम में नहीं आना, हम अपना नाम वापस ले रहे हैं। ठीक है, सो वापस आते हैं, रिवाइंड। हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि क्राइसिस पीरियड्स आर गेटिंग शॉर्ट, सो इंडिया हैज़ टू ब्रेस अप। एक प्रकार से क्राइसिस ऐसे हो सकती थी कि कॉर्पोरेट बोरोइंग, एसेट बबल और फिर लोन डिफॉल्ट पे बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो जाए। तो उस अनुसंधान में बैलेंस शीट क्लीनअप एक्सरसाइज वो समझ लिया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड राज्यसभा तक गए वो समझ लिया, और बैंक बोर्ड ब्यूरो, एसबीआई कंसोलिडेशन की बातें करी। अभी नया क्या, पीयर टू पीयर लैंडिंग्स एंड डीपनिंग ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट समझते हैं। पीयर टू पीयर लैंडिंग क्या है? OLX क्विक करिए क्या है, ऑनलाइन वेबसाइट जहां पर आपको सेकंड हैंड गुड्स का खरीद बेच करना हो तो सेलर एंड बायर कैन मीट, ये इनका काम है। उसी प्रकार ये faircent.com, landbox.in, अगर आपने लोन देना या लेना है तो बोरोवर्स एंड लेंडर्स दे कैन मीट अप, इस प्रकार का ये प्लेटफॉर्म है।
तो मतलब ये जो फेयर्स एंड लैंड बॉक्स है दे आर कॉल्ड पीयर टू पीयर लैंडर्स। आप समझिए, आपको उधारी में पैसा चाहिए था, आप सीधे कोई बैंक या एनबीएफसी में चल के गए, वो एक बात। इधर बैंक या एनबीएफसी खुद कहीं से पैसा लेके नहीं आए, ये वेबसाइट वाले खुद का पैसा आपको लोन में नहीं दे रहे हैं, दे आर ओनली हेल्पिंग यू टू कनेक्ट विद सम लैंडर, जो कि आपके जैसा एक दूसरा इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। जैसे ये स्क्रीनशॉट है faircent.com वेबसाइट का, आप देख सकते हैं लैंडर रजिस्टर कर सकता है, बोरोवर रजिस्टर कर सकता है, और नीचे लोन रेट्स दिए हैं। प्रैक्टिकल फंडा ये है, आपको उधारी में पैसा चाहिए, यू रजिस्टर विद दिस साइट, उनका एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आके आपका सॉल्वेंसी क्रेडिट प्रोफाइल चेक करेगा, उस हिसाब से आपका रेटिंग होगा, एंड देन आप ये साइट में लॉगिन करेंगे और आपको अपनी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से 12% में भी लोन मिल सकती है, और एकदम खराब क्रेडिट रेटिंग हो माइलिया जैसा तो 36% में लोन मिल सकती है। सो दिस इज पीयर टू पीयर लैंडिंग। अब इसके फायदे नुकसान क्या? आपके पास स्पेयर मनी है तो आप लैंड कर सकते हो किसी को ये वेबसाइट मार्फत, दे आर प्रॉमिसिंग 12% टू 36% रिटर्न, इतना ब्याज आपको मिल सकता है। तो फिर तो ये तो बढ़िया है, हमको अपना पैसा बैंक में या किसान विकास पत्र में डालेंगे, 4%, 7%, 8% रिटर्न मिल रहा है, बेटर कि यहाँ चले जाए हैं 36% रिटर्न मिलेगा। नहीं, दिस इज़ द रिवॉर्ड एसोसिएटेड, तो सामने कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड हैं। ये वेबसाइट्स ने अपने FAQ पेज पे खुद ही लिख दिया है कि यहाँ पर दिस लोन्स आर नॉट गारंटीड, बैक एंड में कोई गिरवे उनका मकान सामान नहीं रखा है। सेकंड, सरफाई एक्ट के अंदर बैंक और हाउसिंग फाइनेंस देने वाली NBFC कंपनियाँ जाके कुछ कर सकती है, आप यहाँ इंडिविजुअल लैंडर है, आपको ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं, यू विल हैव टू अप्रोच कोर्ट्स, देयर इज़ नो, यहाँ पर जीरो डिफॉल्ट का कोई गारंटी नहीं है। तो ये मतलब इसके अंदर थोड़े रिस्क भी हैं, कुछ रिवॉर्ड्स भी हैं, ज़रूरत है कि इसके ऊपर कोई रेगुलेशन हो। इस अनुसंधान में RBI ने P2P लैंडिंग के ऊपर कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू की है। ये RBI ने ये ऑब्जर्व किया कि कुल मिला के ऐसी 30 वेबसाइट्स हैं जो कि पीयर टू पीयर लैंडिंग के लिए उन्होंने शुरू किया है। शर्त RBI ने कुछ रखी है, अगर आपने ऐसी कोई वेबसाइट शुरू करनी हो देन यू रिक्वायर मिनिमम 2 करोड़ कैपिटल। सेकंड, आपका जो भी बोर्ड हो उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनके पास बैंकिंग फाइनेंस का बैकग्राउंड हो। आप केवल अनसिक्योर्ड लोन ही दिलवा सकते हो, मतलब घर जमीन जायदाद ऐसा कुछ गिरवे रख के लोन, इस प्रकार का गेम P2P वाले नहीं खेल सकते। एंड लास्टली, जो भी पैसा उधारी में दिया जाएगा वो लेंडर के बैंक अकाउंट से सीधा बोरोवर के बैंक अकाउंट में जाएगा, ताकि KYC नॉर्म्स का पालन हो, कोई ब्लैक मनी सर्कुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं हो। अदरवाइज आप समझिए जैसे ये बिल्डर, पॉलिटिशियन, पुलिसमैन, उनके पैसे प्राइवेट फाइनेंसर वाले लेके घुमाते हैं लोन में, ये रिक्शा वाले को कोई रिक्शा खरीदना है 36% लोन दिया, राइट, तो वो पूरा जो ब्लैक मनी का गेम चलता है, ये P2P वाले उसे ही ऑनलाइन और ज़्यादा रिफाइन कर दे, ऐसा ना हो जाए। इसके लिए ये शर्त रखिए कि बैंक के मार्फत ही पूरा ट्रांजैक्शन उधारी का और उधारी परत करने का किया जाएगा। ये एक बात। कोई MCQ बनाते हैं इसका। Peer to peer lending, it is an exclusive online mechanism by मुद्रा बैंक to connect microfinance institutes with borrowers। सही है क्या? नहीं, सही नहीं है। मुद्रा बैंक यहाँ पिक्चर में नहीं है, ये तो इंडिविजुअल स्टार्टअप वेबसाइट्स हैं। सेकंड, P2P लोन्स आर प्रोटेक्टेड अंडर सरफाई एक्ट। सही है क्या? नहीं, गलत है। थर्ड, P2P लैंडिंग फॉल्स अंडर द एक्सक्लूसिव रेगुलेटरी डोमेन ऑफ सेबी। अब देखिए, एक्सक्लूसिव मतलब ये एब्सोल्यूट टाइप का स्टेटमेंट हो गया, तो तुरंत सावधान हो जाना है, ये सेबी का एक्सक्लूसिव डोमेन में नहीं है, बिकॉज RBI ने भी अपनी गाइडलाइंस इशू की हैं। सो व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स? डी, नन ऑफ अबव। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट P2P लैंडिंग की बात करी अभी। सेकंड, वी हैव टू डीपन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। ऐसा क्यों? हमने ये ट्विन बैलेंस शीट की समस्या देखी, NPA का प्रॉब्लम देखा, तो बैंकों के ऊपर से स्ट्रेस कम कराना है, तो ये अपेक्षित है कि कॉर्पोरेट्स वाले बैंक में उधारी करने ना जाए, बल्कि अपने बॉन्ड्स इशू करे, सामान्य जनता और दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वहाँ पे निवेश करे और कॉर्पोरेट्स को अपना जो भी पैसा चाहिए कैपिटल में मिल जाए। और ऐसा करने पर बैंकों से स्ट्रेस कम होगा, बासेल नॉर्म पे वो आसानी से कंप्लाई कर पाएँ और अच्छी अच्छी बातें हों। सो वी हैव टू डिपेंड द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। इसके लिए बजट 2016 में क्या क्या प्रावधान किए गए? फर्स्ट, सेबी एक अलग से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाएगा जहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का ऑक्शन किया जाएगा। सेकंड, ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड सपोज आपने खरीद लिए, राइट, और उसका से मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का है और बीच में आपने कहीं पे कुछ पैसा आपको उधारी में चाहिए, तो आप इसे गिरवे रख के कुछ पैसा ले सकते हो। सो लाइक दैट अलग से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का रेपो मार्केट बनाया जाए और इसको RBI पूरा फैसिलिटेट करेगा। आप समझिए, RBI की खुद की मॉनेटरी पॉलिसी और वहाँ पर रेपो ट्रांजेक्शन होंगे, वहाँ कॉर्पोरेट बॉन्ड आएंगे, ऐसा नहीं, बट
रेपो मार्केट का फंडा क्या है कि आप शॉर्ट टर्म में बोरोइंग करना है और आप कोई सिक्योरिटीज़ को गिरवे रखते थे, तो इस प्रकार प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कुछ करना है, उनको आरबीआई उसके लिए एक प्रकार से मदद करेगा। एंड थर्ड, आरबीआई और सेबी मिलकर ये कॉर्पोरेट बॉन्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी बनाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल की कौन सी कंपनी ने कितने बॉन्ड इशू किए, क्या रिटर्न है, कौन डिफॉल्ट कर गए एंड सो ऑन, ताकि कोई बड़ा स्कैम ना हो जाए। सो दिस 3 मेजर अनाउंसमेंट हैव बीन मेड इन बजट 2016। और क्या, एलआईसी एक अलग से फंड बनाएगा और उसकी मदद से वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगा। ओरिजिनली सर्वे 2014 में ये प्रस्ताव रखा गया था और सरकार ने मान लिया, इस प्रकार से पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। देन देयर विल बी अ न्यू क्रेडिट रेटिंग सिस्टम्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब समझिए कि एचआरडी मिनिस्ट्री ये अपनी भारत के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उनका रैंकिंग करने के लिए नई सिस्टम लाई। उसका प्रयोजन क्या है, ताकि आपको पता चले एज अ पेरेंट और स्टूडेंट कि पूरे भारत में कौन सी बेस्ट कॉलेज है, पूरे गुजरात के अंदर कौन सी बेस्ट कॉलेज है, ताकि आप एडमिशन कहाँ पे लेना है उसका डिसीजन ले सके। सेम वे क्रेडिट रेटिंग में स्टैंडर्ड पुअर, मूडीज, क्राइसिल ये लोग रेटिंग लाते, AAA रेटिंग, बी रेटिंग एंड सो ऑन। उस हिसाब से निवेशक को पता चलता है कि उसमें पढ़ने लायक है कि नहीं, और कंपनी वाले ने उस प्रकार से रिटर्न भी ऑफर करना पड़ता है। बट वहाँ पर सरकार को ये लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जो क्रेडिट रेटिंग हो रहा है अभी, वो उसका सही चित्र नहीं दिखा रहा है। अच्छी कंपनियों फिर भी उसका रेटिंग जरा मीडियम क्वालिटी का आ जाता है और फिर उन्होंने इंटरेस्ट में ज़्यादा पैसे निवेशक को देने पड़ते हैं। देयरफॉर विल ब्रिंग अ न्यू क्रेडिट रेटिंग सिस्टम सो दैट लोन्स कैन बी राइटली प्राइस्ड। और इस प्रकार से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की रैंकिंग बढ़ेगी, ज़्यादा निवेश में पैसा आएगा, अच्छा काम होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निकल मेजर्स लिए गए हैं टू डीपन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। इंडिया ईयरबुक 2016 उसका पेज 353 आप देख लेना। प्रीलिम के लिए बहुत काम का नहीं, लेकिन मेंस के अंदर वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके फाइनेंस मॉडल, वहाँ पर आपको कुछ मुद्दे फॉर्डर के रूप में काम में आएंगे, आप देख लेना। और क्या, ये छोटी सी चीज़ रटना है, एसएमई प्लेटफॉर्म क्या है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म। जैसे अपना बीएसई एनएसई है, इस प्रकार का ये एक स्टॉक एक्सचेंज है छोटी कंपनियों के लिए जिनका पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ज़्यादा ना हो। और क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है तो बजट 2015 के अंदर सरकार ये NIAF ले आए, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसने इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत ये एक एंटिटी बनाई है NIAF, जिसके अंदर 40,000 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 20,000 करोड़ सरकार ने खुद के डाले हैं और बाकी अन्य स्रोत से, ये EPFO होगा, LIC होगा, कुछ प्राइवेट फाइनेंसर होंगे, इन्वेस्टर, उन सब ने बाकी के 20,000 करोड़ दिए। उस मिला के कुल 40,000 करोड़ रुपीज़ का ये फंड बनाया है। दिस इज कॉल्ड फंड ऑफ द फंड्स, मतलब यहाँ से पैसा कुछ और फंड्स में जाएगा, से सरकारी म्यूचुअल फंड UTI, उसी प्रकार कोई दूसरे प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स होंगे, कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होगा, कहीं ना कहीं ये पैसा जाएगा और वो पैसा फिर नीचे कोई फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स में दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट्स ग्रीन फील्ड भी हो सकता है और ब्राउन फील्ड भी हो सकता है। ग्रीन फील्ड मतलब जमीन पे कुछ भी नहीं और नया आप पेटी पे कोई प्रोजेक्ट बनाओ। ब्राउन फील्ड मतलब ऑलरेडी कोई चीज़ है फैक्ट्री और उसको एक्सपांड करना है। तो दोनों ही प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई प्रोजेक्ट होंगे तो यहाँ से ऐसा पैसा घूम के आएगा। दिस इज कॉल्ड फंड ऑफ द फंड्स एंड टेक्निकली इट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 2। अभी ये क्या है, सेबी का क्लासिफिकेशन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी इसमें 3 है, 1, 2, 3 डिपेंड करता है कि क्या ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फंड, ये एसएमई स्टॉक एक्सचेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, तो दीज आर डिज़ायरेबल क्योंकि इससे कोई नई कंपनी शुरू हो सकती है, नई नौकरियां खड़ी होती है, जीडीपी इंप्रूव होता है। सो इन सबको डाला है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी 1। एंड लास्ट थर्ड कैटेगरी जो कि इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, जैसे ये हेज फंड, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप की, ये कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्पेकुलेशन के गेम खेलते हैं, तो दे आर अंडर पार्ट 3। और जो फंड कैटेगरी 1 में भी ना है और कैटेगरी 3 में भी ना है, दे आर कॉल्ड AIF कैटेगरी 2, जिसके अंदर अपना ये NIIF है, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड अदर डेब्ट फंड्स। तो MCQ में कुछ पूछना हो तो बाकी मेंस के लिए काम करना ही। और क्या, बजट 2016 में कुछ नए टैक्सेशन रिलेटेड प्रोविजन लिए गए थे ताकि इन फंड्स की मार्फत जो कुछ टैक्स अवॉइडेंस का खेल चल रहा था DTA वाले कंट्रीज में, उसको रोका जा सके। व्हाट एल्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो कि भारत में निवेश करते हैं, उनके लिए सेबी का क्लासिफिकेशन कैटेगरी 1, 2, 3, ये डिपेंड करता है कि बैक एंड में आप जहाँ से आ रहे हैं उस देश के अंदर आपका KYC नॉर्म कितना मजबूत है। तो कैटेगरी 1, 2 एंड 3 वाले मतलब वहाँ पे
केवाईसी बराबर नहीं है तो वहाँ से आने वाले एफपीआई वो किसी को पार्टिसिपेटरी नोट इशू नहीं कर सकते। एंड दैट लीड्स टू अवर लास्ट टॉपिक कि ये पी नोट्स क्या हैं और वहाँ पर सेबी का नया केवाईसी नॉर्म्स क्या है। पी नोट्स का फंडा ये है, टॉम क्रूज सपोज ही वांट्स टू बाय इन्फोसिस सत्यम, किसी के शेयर उसने खरीदने हैं, बट अगर खरीदने हैं तो उसने भारत में आके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, पैन कार्ड चाहिए, डीमेट अकाउंट खुलवाना है, सपोज उसको वो सब मगजमारी नहीं करनी है, तो वो भारत के अंदर ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर है, एफआईआई है, जैसे कि एचएसबीसी, तो टॉम क्रूज अपना पैसा एचएसबीसी को देगा और बोलेगा कि मेरे लिए ये कंपनी के इतने इतने शेयर बॉन्ड आप खरीद दो, तो एचएसबीसी अपना पैन कार्ड, अपना डीमेट अकाउंट यूज़ करके वो शेयर बॉन्ड खरीद लेगा और उसके सामने अपनी एक चिट्ठी या रसीद जनरेट करके टॉम क्रूज को देगा कि आपके लिए हमने ये कंपनी के ये शेयर बॉन्ड ये दाम पे खरीदे हैं। सो दैट चिट्ठी रसीद इज कॉल्ड पार्टिसिपेटरी नोट्स। टेक्निकल इट इज कॉल्ड ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। आप समझ सकते हैं ऑफशोर क्यों, क्योंकि टॉम क्रूज भारत से बाहर है। डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि ये चिट्ठी या रसीद की क्या कीमत है, तो बैकएंड में जो भी एफआईआई के पोर्टफोलियो में ये शेयर बॉन्ड पड़े हैं उनका मार्केट वैल्यू कितना, राइट, उस हिसाब से उसका इट डिराइव्स द वैल्यू, $100 है, $200 कुछ भी। और टॉम क्रूज को ये पी नोट्स निवेश से क्या फायदा, वो अगर अपने हाथ में ही पी नोट्स रखे तो ये जब भी ये कंपनी के शेयर बॉन्ड के ऊपर डिविडेंड या इंटरेस्ट जनरेट होगा उसको घूम फिर के मिल जाएगा, या फिर कि उसको मजा नहीं आ रहा है देन ही कैन गो एंड सेल हिज पार्टिसिपेटरी नोट्स टू अनदर इन्वेस्टर और फिर उसमें वो अपना पैसा रिकवर कर ले, ज़्यादा मुनाफा कमाए एंड सो ऑन। तो दिस इज पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये है रिटायर्ड जस्टिस एम.बी. शाह, ही इज एसोसिएटेड विद सुप्रीम कोर्ट एसआईटी ऑन ब्लैक मनी। तो ये ब्लैक मनी एसआईटी का ये बोलना है पार्टिसिपेटरी नोट्स आर बैड बिकॉज कुल मिला के 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा पी नोट्स के मार्फत भारत में निवेश हुआ है, लेकिन ये पैसे का दुरुपयोग हो सकता है फॉर स्टॉक रिगिंग, हॉट मनी, मतलब आज पैसा आया, अचानक से उसने शेयर मार्केट को ऊपर ला दिया, कल वो निवेशक पैसा लेके भाग जाएंगे, अचानक से मार्केट में शेयर के प्राइस गिर जाएंगे और मेरे आपके जैसे सामान्य लोगों के पैसे भी उसके साथ डूल हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। देन टेरर फाइनेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स अवॉइडेंस, ये सारे गेम के अंदर भी ये सम्मिलित हैं। देयरफॉर दिस एसआईटी वांटेड स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स ओवर पी नोट्स की यहाँ पर भी केवाईसी को और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो सेबी और उसके चीफ यूके सिन्हा उन्होंने बोला हाँ हम मजबूत करेंगे। सो सेबी केम अप विद दिस न्यू केवाईसी नॉर्म्स ऑन पार्टिसिपेटरी नोट्स। क्या हैं समझते हैं। अगेन टॉम क्रूज है, विदेश में कहीं बैठा है, भारत में उसने पैसा निवेश करना है वाया पी नोट्स और भारत के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एफआईआई सपोज एचएसबीसी है जो कि उसको पी नोट्स इशू कर रही है। तो क्या क्या सुधार किए गए। अब तक चीज़ ये थी टॉम क्रूज पी नोट्स मार्फत भारत में निवेश करना चाहता तो ही हैड टू कंप्लाई आइदर विद द फॉरेन कंट्रीज केवाईसी नॉर्म या फिर भारत के, दोनों में से कोई एक। अब आप समझिए जो भी 2 नंबर का गेम खेलने वाले हैं वो लोग ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमन आइलैंड, मॉरिशस ऐसे कई देश में जाएंगे ताकि वहाँ उन देशों का केवाईसी नॉर्म ऐसे भी जोल जाल चलता हो और वहाँ से उस मार्फत पी नोट्स भारत में आएंगे। तो सेबी ने बोला ऐसा नहीं, ये कोई ऑप्शनल सिस्टम अब से नहीं, अब से फॉरेन में आपने केवाईसी पालन किया या नहीं वो एक बात, बट भारत का केवाईसी का पालन तो करना ही होगा जब भी पी नोट्स खरीदना है, मतलब अपने फोटोग्राफ्स की रसीद, लाइसेंस प्रूफ, एड्रेस, कुछ सब कुछ देना पड़ेगा, एक बात। सेकंड, टॉम क्रूज ने अगर पी नोट्स खरीद लिया फिर आगे जाके वो किसी को बेचता है, कुछ भी करता है, देन ही विल हैव टू नोटिफाई द इशूअर। एचएसबीसी बैंक को बोलना पड़ेगा मैंने आर्नोल्ड को इस तारीख को इतने रुपए में बेच दिया। देन एचएसबीसी ने मंथली रिपोर्ट जनरेट करके कि हमने इतने को बेचा था और वो पार्टियों ने इसको बेच दिया, ऐसा मंथली रिपोर्ट सेबी को देना पड़ेगा और वार्षिक रिपोर्ट देना पड़ेगा कि अगर उनको कोई रिस्की अकाउंट दिखे तो वहाँ पर वो ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करे और फिर ये एचएसबीसी खुद ही से एफआईयू को नोटिफाई करे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये कुछ केवाईसी नॉर्म्स हैं जिसकी मदद से पी नोट्स का जो उसके अंदर जो जल कुछ हो रहा हो वो हम रोक सकें। सो ओरिजिनल टॉपिक वाज कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी 2-3 सालों में होते हैं, देयरफॉर इंडिया नीड्स टू ब्रेस अप। उस अनुसंधान में ये एक और अपना मतलब वल्नरेबल पॉइंट क्या हो सकता है कि हॉट मनी आ जाए, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, अचानक से शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाए जैसा चीन में कुछ हो गया, उससे बचने के लिए क्या। तो एक तो सेबी का पी नोट्स केवाईसी नॉर्म आ गया, राइट। एंड सेकंड, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंडिया मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, वहाँ पर कुछ लूप होल से जिसकी मदद से भारत में बहुत सारा पैसा आता था फ्रॉम अननोन सोर्सेज, तो उसको भी अभी टाइटन किया गया है। तो ये अचानक से शेयर मार्केट एकदम फूल जाएगा और गिर जाएगा ऐसा अभी जोखिम नहीं लग रहा है। व्हाट एल्स, इकोनॉमिक सर्वे ने ये पिछले साल शेयर मार्केट परफॉर्मेंस का ग्राफ दिया है।
आप पाएंगे कि फ्लक्चुएशन है और ऑल इन ऑल नीचे ही गिर रहा है। पहले आप देखिए ये मार्च महीने में, तो अब उस वक्त ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को ये डर था कि वो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स हम पे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिकॉज इनकम टैक्स ने एक कंपनी के ऊपर ये नोटिस भेजा था, तो उसके चलते ये फॉरेनर्स को खतरा लगा, उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए और भारत से पैसा निकाल के भाग गए, तो शेयर मार्केट नीचे गिर गया। फिर वापस थोड़ा रिकवरी में आता है, तब तक ये मई महीने के आसपास यूएस फेडरल रिजर्व उसके रेट हाइक की बात चल रही थी, तो ये विदेशी निवेशकों ने सोचा कि इधर से पैसा बेच के हम वहाँ पे जाके निवेश करेंगे, तो अगेन आप देखते हैं कि थोड़ा गिर गया। फिर अगस्त तक पहुँचते हैं तो अचानक से बहुत मार्केट गिर गया, बिकॉज चीन के अंदर उनका स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया। उसके देखा देखी में भारत के अंदर विदेशी निवेशकों को ये लगा कि भारत का शेयर बाजार भी खड्डे में चला जाएगा, तो शेयर्स बेच दिए और यहाँ से भाग गए, अचानक शेयर मार्केट गिर गया। फिर अगेन अराउंड नवंबर यूएस फेडरल रिजर्व उसने रेट हाइक की बात की, उनके ट्रेजरी बॉन्ड का यील्ड बढ़ने लगा, सो अगेन अपने विदेशी निवेशक यहाँ से भागना शुरू किया और नीचे गिर गया। उसके बाद भी ये ग्राफ के अंदर तो दिसंबर तक का ही है, बट फरवरी मार्च 2016 गिर ही रहा है, और उसके कारण एक तो Q3 2015 के रिपोर्ट्स आए जिसके अंदर ये सरकारी बैंकों ने अपने बड़े बड़े लॉसेस दिखाए, तो उनके प्राइस के चलते शेयर मार्केट नीचे गिर गया। देन कॉर्पोरेट जो भी थे इन्फोसिस वगैरह, उनके भी मिक्स्ड अर्निंग, कुछ ने फ़ायदा किया, कुछ ने नुकसान, कुछ ने बहुत थोड़ा फ़ायदा किया, सो अकॉर्डिंगली शेयर मार्केट में नीचे जाने लगा। देन मॉरिशस के साथ DTA को टाइट करेंगे, ये से अभी KYC नॉर्म्स लेके आ रही हैं, ये सब टाइटनिंग शुरू हुआ, तो भी कुछ विदेशी निवेशक जो कि 2 नंबर का पैसा कुछ घुमा रहे होंगे, उन्होंने भी अपना पैसा निकाल के भागना शुरू किया, तो अगेन शेयर मार्केट वेंट डाउन। तो इस प्रकार से धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या आ सकता है? हो सकता है कि भविष्य में FII और नीचे चला जाए, भारत में जो निवेश आ रहा है, या फिर कि कोई दूसरे देश में कोई बड़ा क्राइसिस हो जाए जिसके चलते भारत में FDI आना कम हो जाए, या फिर कि कोई दूसरा देश ब्रिक्स कंट्री में सभी कोलैप्स हो गए इंडिया को छोड़ के, तो वहाँ से जो भारत में से इंपोर्ट चीज़ करते रहे थे उसका फॉरेन डिमांड कम हो जाए। ये सब उसके सामने लड़ने के लिए क्या करना चाहिए? हाउ कैन इंडिया ब्रेस अप अगेंस्ट दिस थिंग्स? सर्वे बोलता है फर्स्ट वी कैन क्रिएट डोमेस्टिक डिमांड। आप समझिए कि मान लो अपनी ये नैनो कार और ऐसी बजट कार्स वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका में बिकती हैं, बट वहाँ ही क्राइसिस आ गया और अपनी कार एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है। इन दैट केस डोमेस्टिक डिमांड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? एक तो RBI इजी मनी पॉलिसी परस्यू करे, रेपो रेट कम कराए, लोन कम कराए, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। फिर अपने ये जो क्रेडिट कंट्रोल से वहाँ EMI की ड्यूरेशन बढ़ा दे, उसके हफ्ते छोटे छोटे करा दे, तो और लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से हम लोग डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। सेम सरकार अपनी तरफ से फिजिकल पॉलिसी में कुछ फाइन ट्यूनिंग करके कि एक्साइज ड्यूटी कम लगाएंगे या ये आपको इतना डेप्रिसिएशन ज़्यादा देंगे, इस प्रकार की टैक्स रिलीफ देकर भी गाड़ियों की बिक्री डोमेस्टिक बाजार में करा सकते हैं। सो लाइक दैट वी कैन क्रिएट डोमेस्टिक डिमांड अगर ऐसा कोई तकलीफ आ जाए। इसके नुकसान भी हो सकते हैं, अचानक से सपोज इजी मनी पॉलिसी परस्यू किया, रेपो रेट एकदम कम कर दिया, तो मनी सप्लाई बढ़ गया, राजीव गांधी सूटकेस ले लो योजना, महंगाई बढ़ जाए। बट सर्वे ये बोलता है कि अभी के समय में क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम विश्व बाजार में मॉडरेट हो गए, इसलिए महंगाई का उतना जोखिम नहीं लग रहा है। तो थोड़ी अगर इजी मनी पॉलिसी भी आ गई तो बहुत जोखिम नहीं है कि बड़ा इन्फ्लेशन हो जाए। एज सच विदेशी निवेशकों को भारत पे भरोसा है, ये रैशनल इन्वेस्टर रेटिंग इकोनॉमिक सर्वे में ग्राफ दिया है। आप ये रेड डॉटेड लाइन को ऑब्जर्व करिए, ब्राज़ील दिखा रहा है, तो वो देखिए कैसे नीचे गिर रहा है, मतलब वहाँ निवेशकों को विश्वास नहीं रहा। क्यों? बिकॉज उनका प्रेसिडेंट जो दिल्मा रूसेफ पहले थी, उसका इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स, करप्शन चार्जेस, उसके चलते वो पूरा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। सेम वे आप ऊपर ब्राउन कलर की लाइन को फॉलो करें, चाइना, वो भी कैसे नीचे गिर रही है, बिकॉज चाइना का शेयर बाजार कोलैप्स हो गया और वहाँ से निवेशक भाग रहे हैं। बट ग्रीन कलर की आप लाइन देखिए, मेरा भारत महान, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब निवेशकों का विश्वास भारत में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? एक, बिकॉज वी आर परसुइंग एज ऑफ डूइंग बिजनेस, FDI को रिलैक्स किया, आप याद करो, डिफेंस हो, इंश्योरेंस हो, या फिर ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस मॉडल हो। देन एज ऑफ पेइंग टैक्सेस, ये जो टैक्स के लिटिगेशन है उसको आराम से निकालने के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए। फिर ये अपना मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, GAR प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इनको डिले करके लागू करेंगे। मैट में बोला कि विदेशी कंपनियों पे नहीं मांगेंगे, GAR प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट तो बोला कि अगले साल से, मतलब 1 अप्रैल 2017 से लागू करेंगे, और वहाँ पर भी कोई इंस्पेक्टर राज ना हो जाए, अननेसेसरीली किसी को परेशान ना किया जाए, उसके प्रिकॉशन लिए गए हैं।
देन सरकार खुद की तरफ से पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, स्मार्ट सिटी के अंदर। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हम कार्यरत हैं, ये जैम बापू इस प्रकार की जो मेजर हैं जिसकी तरह सब्सिडी का लीकेज भी हम कम करने की कोशिश करें, और सामने जनधन अकाउंट से लोगों को ज़्यादा अपना बैंकिंग नेट में लाने की कोशिश चल रही है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए सरकार की तरफ से ये बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना, फिर बीमारी कम हो उसके लिए स्वच्छ भारत अभियान एंड सो ऑन। इन सभी कारणों से विदेशी निवेशकों को लगता है कि भारत की इकोनॉमी और बड़ी होगी और हमें यहाँ निवेश करना चाहिए, वो लोग आ रहे हैं। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि अचानक से कहीं से एफडीआई का अपना पूरा फ्लो बंद हो जाए और हम खड्डे में चले जाएं। एक और बात, ये ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस और उसके चलते विदेशी निवेशक का विश्वास बढ़े, दैट इज एक्सपेक्टेड। बट ये एचआरडी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उससे विदेशी निवेशक को क्या लेना देना है? अब समझिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मतलब वो लड़कियां आगे चल के पढ़ेंगी, नौकरी करेंगी, तो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट विल इंक्रीज। तो एक ही घर के अंदर हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, देन देयर परचेजिंग पावर विल इंक्रीज। तो फिर एमएनसी के ये मोबाइल है, डिटर्जेंट, वो चीज़ वो ज़्यादा खरीदेंगे। सेम वे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तो गरीबों के पास भी धीरे धीरे पैसा बढ़ता जाएगा और वो भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो इन सभी के कारण फिर विदेशी निवेशक को लगता है ओके देन वी हैव टू इन्वेस्ट इन फास्ट मूविंग एफएमसीजी कंज्यूमर गुड्स में, हम उस प्रकार की कंपनियों में निवेश करेंगे सो ऑन। तो धीरे धीरे मतलब विदेशी निवेशक का विश्वास बढ़ रहा है और निवेश भारत में आएगा। व्हाट एल्स? फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स के अंदर कुछ जो हो गए हैं और या कर रहे हैं या करने वाले हैं। स्टार जो वहाँ पर है, मतलब वो बजट 2016 में नोटिफाई किए हैं। तो हमने जो बातें करी वही रिकैप हो रही हैं। इंद्रधनुष, देन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएंगे, सरफाईसी को स्ट्रेंथन करेंगे, पोस्ट ऑफिस में एटीएम एंड माइक्रो एटीएम लगाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, वो आप घर पे पढ़ लेना, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है यहाँ पर। उसी प्रकार फाइनेंशियल मार्केट में क्या, जिग्नेश पटेल और उसका ये NSCL उस क्राइसिस के बाद फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को सेबी के साथ मर्ज कर दिया। अब सेबी के ऊपर होता है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार कानून में सुधार कर रही है। फिर ये डेटा मैनेजमेंट सेंटर बनाएंगे, सेबी नए प्रोडक्ट्स लाएगी एंड सो ऑन। आराम से पढ़ लेना, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। सो लाइक दैट नाउ आवर पिलर 1 बैंकिंग फाइनेंस, उसमें फाइनेंस के कुछ मुद्दे बाकी थे जो हमने आज अभी पढ़ लिए। BOP वो हमने ख़त्म किया, WTO नैरोबी एंड सो ऑन, एंड बजट फिजल पॉलिसी 7 पे कमीशन, वो सारी चीज़ें भी खत्म है। सो नाउ नंबर 1, 2 एंड 3 ये पिलर्स खत्म हुए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, वहाँ पर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। एग्रीकल्चर में सर्वे ये बोला है कि वी हैव टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस, तो सीड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन सब में क्या करना है, वी हैव टू डाइवर्सिफाई, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या। फिर ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसका ई पोर्टल, वो सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, वहाँ पर क्या चल रहा है। एंड देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये एम्प्लॉयमेंट की कुछ बात करेंगे। फिर फॉर्मल सेक्टर्स में नई जॉब्स क्रिएट करनी है, बट कुछ ऐसे कानून है EPF, डिस्प्यूट एक्ट वगैरह, जिसके चलते रेगुलेटरी कोलेस्टेरोल उत्पन्न हो गया और नई नौकरियां खड़ी नहीं हो पा रही, तो उसकी क्या दवाई करनी है। मेक इन इंडिया के अंदर ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016, उसमें क्या प्रावधान है। सर्वे ये बोलता है कि टेक्सटाइल यूनिट्स को बड़े शहरों से शिफ्ट करके छोटे शहरों तरफ जाना चाहिए, ऐसा क्यों बोला है। और फिर स्टार्टअप कंपनीज को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, और कुछ क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं कि स्टार्टअप इज अ बबल और वो भी कोलैप्स हो जाएगा। तो वो सारे क्या एंगल्स हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले आपने खुद से क्या पढ़ना है। अब तक का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले एंगल में हमने पढ़ लिया, उस हिसाब से ये आप सर्वे के चैप्टर और इंडिया ईयरबुक देख लेना। अगली बार मिले उससे पहले ये इकोनॉमी के L5 सीरीज, मतलब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, GDP, IIP, इन्फ्लेशन इंडेक्स कैलकुलेशन कैसे होता है वो देख लेना। एंड ज्योग्राफी राजस्थान मैम के ये G7, G8 सीरीज देख लेना। वहाँ पर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात है, जिसके अनुसंधान में सर्वे ने कुछ नई बातें करी हैं। तो ये आप देख के आएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा।